तो फ्रेंड ये है IBO 3 MCOM फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट और ये है भारत का विदेश व्यापार। देखो फ्रेंड, ये सब्जेक्ट आपके थिंकिंग बेस पर है। जैसा कि आप लोग 10वीं 11वीं 12वीं से पढ़ते हुए आए हैं कि भारत का विदेशीय व्यापार, तो इसको यहाँ पर भी पढ़ना है थोड़ा और डीपली बेस पर, और आप एग्ज़ाम में अपने पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि भारत लगभग 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुओं का निर्यात करता है और 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुओं का आयात करता है। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के दौरान भारत का निर्यात 21.4 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक था, जबकि पिछले महीने में एक आशाजनक प्रदर्शन के बावजूद भी ये पूरा ना हो पाया। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन क्यों कहा जाता है? भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तथा वस्तुओं की संरचना का उल्लेख कीजिए। वाई इज इंडिया फॉरेन ट्रेड कॉल्ड द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? मेंशन द डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो इस प्रश्न में आयात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना को बोला है और निर्यात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो लेकिन हमको निर्यात के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। और किन वस्तु से भारत का विदेशी व्यापार प्रभावित होता है ये भी पूछा है, तो ये भी बताना है। और ये बहुत कॉमन प्रश्न है इस सब्जेक्ट का। तो इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। देखते हैं पहले परिभाषा। FS मील के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक में विदेशी व्यापार में होने वाले लाभों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक देश विदेशी व्यापार की सहायता से उन वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता है जिनका वह स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता। वास्तव में सीमित स्थानीय बाजार वाले छोटे देशों की उन्नति तथा आर्थिक विकास विश्व के शेष देशों के साथ उन्मुख रूप से उनको व्यापार नीति की क्षमता पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला, आत्मनिर्भरता की उपलब्धि। आरंभ में भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता की उपलब्धि की महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्यात प्रतिस्थापना की नीति को स्वीकार किया गया है। इस दौरान भारत की व्यापार नीति का मूल लक्ष्य विदेशी व्यापार तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नियोजित विकास प्रक्रिया के लिए अधिकतम पूंजीगत वस्तुएं विनियोग किया गया। तो दूसरा, व्यापारिक पद्धतियों का उदारीकरण। अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापारिक पद्धतियों में उदारीकरण के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। वास्तव में दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्धारण के पश्चात उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास में प्रयोजन हेतु पूंजीगत वस्तुओं तथा नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को अनुभव किया गया तथा व्यापारिक पद्धतियों के संदर्भ में उदार नीति का स्वागत किया गया। व्यापारिक नीति में उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के उत्पादकों तथा विक्रेताओं के लिए बाजार का विस्तार हुआ। नई औद्योगिक नीति 1991। भारत सरकार ने 8वें दशक में व्यापारिक पद्धतियों में उदारीकरण की नीति को अपनाया था, जिसका देश के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नई औद्योगिक नीति 1991 भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके अंतर्गत विदेशी विनियोग व तकनीकी समझौतों को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि इनसे एक और विदेशी पूंजी तकनीकी व प्रबंधकीय कुशलता द्वारा भारत में साधनों की कमी को पूरा किया जा सके। भारत में उत्पादन की कार्य क्षमता स्तर में भी वृद्धि हेतु निर्यात आयात नीति, यानी प्राचीन काल में भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। भारत निर्मित वस्तुओं की मांग ईरान, रोम, यूनान, मिस्र आदि देशों में बहुत अधिक थी। भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए पश्चिमी एशिया एवं यूरोपीय देशों में भी बहुत प्रसिद्ध था। उस समय भारत के निर्यात अधिकय की नीति दुनिया के सभी देशों में प्रसिद्ध थी। रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार भारत में सोना नदी के समान बहता है, क्योंकि निर्यात अधिकय का भुगतान सोने में किया जाता था, परंतु भारत में निर्यात अधिकय का क्रय दिन तक नहीं चल सका। इसका मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की औपचारिकताएं व औपनिवेशिक नीति थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन की नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप आयात के हिस्से में सापेक्षिक कमी आई, परंतु भारत का भुगतान शेष अभी भी संतुलित नहीं हो पाया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। भारत के विदेशी व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेषकर
WTO, INF, वर्ल्ड बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव के कारण अनेक देश निरंतर ऐसे व्यापार संबंधी या समस्याओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिनका उद्देश्य व्यापार एवं विनियोग के स्वतंत्र बाजार के सिद्धांतों के अनुपालन हेतु वचनबद्ध होना है। विशेषकर गैट, जिसकी स्थापना 1947 में हुई और जिसने अपने आमुख में ये उल्लेख किया कि संरक्षणवादी नीतियां राष्ट्रों के आर्थिक कल्याण के प्रतिकूल है। गेट द्वारा अनेक ऐसे प्रतिष्ठान सिद्धांतों को स्थापित किया गया जिसके फलस्वरूप आर्थिक एकीकरण की क्रिया में तेजी से परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए देखने को मिले और आज वर्तमान में भारत जैसे अनेक विकासशील देश बड़ी तेजी से विदेशी व्यापार के उदारीकरण एवं एकीकरण से मिलने वाले लाभों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारत के विदेशी व्यापार में आयात अधिशेष की वित्तीय अवस्था हेतु निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात संबंधी अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की अति आवश्यक है। मतलब आयात में कमी कर निर्यात में वृद्धि से है। और यहाँ उदारीकरण को लिबरलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, और उदारीकरण का मतलब किसी चीज़ पर प्रतिबंध को हटाना या ढीला करना, और आमतौर पर यह एक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। और किसी भी दो अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जबकि इसके माध्यम से कोई भी देश अन्य देश से आवश्यक प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके अपने देश की आधारभूत संरचना एवं ढांचे में नवीनता ला सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार का उचित एवं नियंत्रण देश के उत्पादन, आय, रोजगार तथा औद्योगिकरण आदि क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अतः किसी देश के लिए विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा का उचित निर्धारण अति आवश्यक है। विदेशी व्यापार की संरचना तथा आयात निर्यात से संगठन पिछले कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में बहुत परिवर्तन किए गए हैं। अगला है निर्यात की संरचना तथा मुख्य संगठन। तो पहला है कृषि उत्पाद। पिछले 5 दशकों में कृषि से संबंधित वस्तुओं की अपेक्षा निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर अधिक जोर दिया गया है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में कृषि निर्यात की टोकरी में कुछ नई वस्तुओं को भी जोड़ा गया है, जिनमें चाय, कॉफ़ी, अनाज, अनिर्मित तंबाकू, गर्म मसाले, काजू, ऑयल मिल्स, फल सब्जियां, समुद्री उत्पाद, कपास आदि मुख्य हैं। इन पदार्थों व उत्पादों के निर्यात से अच्छी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है। रबड़, चावल, गेहूं, तंबाकू, सोयाबीन आदि उत्पादों की इनमें भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही है, परंतु फिर भी किसी उत्पाद के निर्यात में वृद्धि की बढ़ोतरी तथा 20.9% वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादों में मुख्य संवर्धन की आवश्यकता है। तो निर्यात के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट तत्व कपड़ा और निर्मित वस्तु है। कुल निर्यात के संदर्भ में कपड़े तथा निर्मित वस्तुओं के निर्यात का हिस्सा निरंतर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वर्ष 1970 से 71 में कुल निर्यात में इसका योगदान 9.4% था, जबकि 1995 से 96 में ये योगदान बढ़कर 22.76% हो गया। वास्तव में पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात प्रोत्साहन की योजना से कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण में बहुत मदद मिली है। वर्ष 1990 से 91 के दौरान इसके निर्यात में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हुई है, बढ़ती गई है तथा कपड़े से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है। तीसरा, चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएं। समग्र निर्यात में चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात का योगदान 1970 से 71 में 5.26 था, जबकि 1960 से 1 में यह निर्यात 8.9 तक पहुंच गया। यद्यपि कुछ कारणों से इस योगदान में कुछ गिरावट आई, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग के आधुनिकीकरण में कई प्रयास किए गए हैं। रत्न एवं आभूषण। देश के समग्र निर्यात में रत्नों एवं आभूषणों के निर्यात के लिए प्रयोग वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके निर्माण के लिए प्रयोग होने वाली कच्चे माल के मूल्य में उतार चढ़ाव होने के बावजूद इनके निर्यात वृद्धि होती रही है। इसके 3 मूल्य कारण हैं। प्रथम, निर्यात के लिए अनुकूल कारण। दूसरा, इनमें प्रयोग होने वाले कच्चे माल का उदार आयात। तृतीय, निर्माण हेतु भारत के पास कुशल कारीगर उपलब्ध हैं। रसायन एवं सहबद्ध उत्पाद। विकसित देशों में नियंत्रण में कठोर उपायों के कारण विकासशील देशों से रासायनिक पदार्थों का निर्यात सुगम हो गया है, परंतु विश्व व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है। भारत विश्व स्तर के रासायनिक पदार्थों उत्पादन के लिए प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। मशीनरी, यातायात व धातु उत्पाद।
भारत में मशीनरी एवं धातु उत्पाद के निर्यात की अच्छी संभावना है, परंतु विश्व स्तर के उन्नत देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस क्षेत्र में तुरंत ऑटोमेटिकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नति प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। आयात की संरचना के मुख्य संघटक। तो पहला, पेट्रोल व पेट्रोलियम पदार्थ। ऊर्जा की आंतरिक मांग में वृद्धि तथा पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात की राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्ष 1970 से 71 में इसका आयात केवल 136 करोड़ रुपये यानी 8.3% था, जो वर्ष 2004 से 5 में बढ़कर 1,34,094 करोड़ हो गया। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल के घरेलू उत्पादन हेतु कई प्रयास किए गए हैं, परंतु इस क्षेत्र में और अधिक प्रयत्न करना भी शेष है। दूसरा, पूंजीगत माल। वर्ष 1970 से 71 के कुल आयात में पूंजीगत माल के आयात का हिस्सा 24.7% था, जो कि वर्ष 1980 से 81 में घटकर 15.2% के स्तर तक रह गया। परंतु पिछले कुछ वर्षों से उद्योग के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण पूंजीगत माल के आयात में निरंतर वृद्धि होती प्रतीत हुई है। रसायन तथा संबंधी पदार्थ। 90 के दशक में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और रसायन क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों एवं रसायन पदार्थ की मांग बढ़ी है। अतः वर्ष 1990 से 91 और 95 से 96 के दौरान आयात में क्रमशः 5.30% तथा 7.7% तक वृद्धि हुई है। मोती और कीमती पत्थर। रत्न एवं आभूषण के उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोती तथा कीमती पत्थर का उपयोग किया जाता है। अतः ये चीज़ें रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए आवश्यक अव्यय है, परंतु इनका आयात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आभूषणों की मांग पर निर्भर करता है। पाँचवा, उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण। 70 के दशक के दौरान भारतीय कृषि में तकनीकी सुधार के फलस्वरूप उर्वरकों की मांग बढ़ी है और वर्ष 1970 से 71 में ये 5.3% था, जबकि 1980 से 81 में यह बढ़कर 6.5% हो गया। उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण के आयात का निर्धारण भारतीय कृषि की व्यवस्था तथा उत्पादन संबंधी नीतियों पर निर्भर करता था। इसी में विदेशी व्यापार की दिशा और आयात के प्रमुख बाजार। तो प्रति व्यापार नीति के फलस्वरूप भारत तथा यूएसएसआर के बीच व्यापार में तेजी से विस्तार हुआ। वर्ष 1970 से 71 में यूएसएसआर भारत के लिए एक प्रमुख बाजार बन गया था, परंतु 1990 के बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद 1995 से 96 के दौरान भारत के विशाल निर्यात का मुख्य केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। इसके अतिरिक्त यूके, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा फ्रांस आदि देशों में भी भारत के निर्यात को बढ़ावा मिला और यूरोपियन देशों को किए गए निर्यात में भारत का अंश बढ़ा। इसी प्रकार पिछले 3 दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के आयात का प्रमुख स्रोत बना रहा है, परंतु प्रौद्योगिकी की उन्नति एवं औद्योगिकरण की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य विकसित देशों से भी आयात में वृद्धि हुई है। इसी श्रेणी में मुख्यतः यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान आदि देश शामिल है। तो विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा में परिवर्तन का महत्व। जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा उद्योग, व्यापार एवं नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। व्यापार नीति में परिवर्तन का उद्देश्य निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत के विदेशी व्यापार की संरचना तथा दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन का निर्णय लिया गया तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु कई उपाय अपनाए गए, परंतु आज भी हम आयात अधिशेष अर्थात भुगतान संतुलन में घाटे संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं और भारत के पास इस समस्या के समाधान हेतु निर्यात प्रोत्साहन तथा अपनी आयात संबंधी आवश्यकताओं को सीमित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं